Today's topic is improvement of soils. हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो हम चाहते हों कि मृदा में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो जो उसमें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वैसे ही हमें साइट पे मिलें। तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, या उनको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम उसको उस लेवल तक ला सकें जैसी कि हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चेंजेस हैं ये लाने के लिए हमें मोस्टली ज़्यादातर ये 3 चीज़ों में ही हमें बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। पहली की बियरिंग कैपेसिटी हम जितनी चाहते हों, या जितनी हमारे स्ट्रक्चर का लोड भार वहन करने के लिए ज़रूरत है मृदा में, उतनी ना हो। दूसरी, सेटलमेंट ज़्यादा हो जो परमिसेबल है उससे। या परमिएबिलिटी, तीसरा रीज़न हो सकता है कि परमिएबिलिटी अधिक हो, वॉइड्स रेशो ज़्यादा हों। तो कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को सही कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ग्रैनुलर सॉइल जो आपकी स्थूल कणीय मृदाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्थूल कणीय मृदा में हम आपने देखा है कि हम कॉम्पैक्शन आपने देखा होगा होते हुए कि बहुत कॉम्पैक्शन रोलर से करते हैं, बट रोलर से उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। उसको और इफेक्टिव करने के लिए उसमें हम वाइब्रेशन वाला डिवाइस लगा सकते हैं। रोलर के जो व्हील्स होते हैं उससे ज़्यादा गहराई तक आपके इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा कॉम्पैक्शन। तो किस तरह के रोलर किस मृदा के साथ किस तरह की रोलिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, या कौन से न्यूमेटिक रोलर कौन सी मृदा में ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, कितने थिकनेस तक उनकी इफेक्टिवनेस रहेगी, ये टेबल की हेल्प से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे मृदा को सूट करता हो उस तरह का कॉम्पैक्शन हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ग्राउंड सरफेस पे इम्पैक्ट लोड डालना हो। मतलब इम्पैक्ट लोड से आप जो कॉम्पैक्शन है ज़्यादा गहराई तक, मतलब लगभग 20 मीटर गहराई तक भी कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम काफ़ी हैवी वेट 50 टन तक का वेट ले सकते हैं, जो कि ग्राउंड सरफेस से काफ़ी ऊपर से उसको फ्री फॉल दिया जाए 50 मीटर के ऊपर से, या 30 मीटर, जैसी हमारी आवश्यकता है उस हिसाब से जितनी गहराई तक हमें करना है। तो इस फ्री फॉल से लगभग हम 20 मीटर तक की मृदा को हम इससे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो स्टील ब्लॉक भी हम इसमें काम ले सकते हैं वेट के तौर पे, या कंक्रीट ब्लॉक भी काम में ले सकते हैं। तीसरा तरीका हम इसमें ये अपना सकते हैं कि काफ़ी गहराई पे अगर हमें कॉम्पैक्शन करना है ना, तो इसमें एक मेथड है वाइब्रो कॉम्पैक्शन या वाइब्रो फ्लोटेशन। इस मेथड में तो ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें जो भी मृदा है जिसमें हमें कॉम्पैक्शन करना है, तो एक जेट होता है, एक पाइप में वाटर जेट के थ्रू, और शाफ्ट को हम गहराई पे ले जाते हैं जहाँ तक कि हमें कॉम्पैक्शन करना है वहाँ गहराई पे। तो पानी के जेट से की मृदा खुद ही चली जाती है क्योंकि प्रेशर से पानी जा रहा है, और ये जो मृदा इसमें से पानी के साथ बाहर आती जाती है। तो जितनी गहराई तक हमें जाना है उतनी गहराई तक हम जाएंगे। फिर इस शाफ्ट में हम सैंड ग्रैनुलर सॉइल भर के और उसको रोटेट करेंगे, तो जितना भी इसमें कैविटी हुई है उसमें सैंड भर जाएगी। ज़रूरत हो तो हम इसमें इन बिटवीन पानी भी डाल सकते हैं वापस से, और इस तरह से इसको भरते हुए कॉम्पैक्ट करते हुए हम इस शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है। काफ़ी गहराई तक हम इसमें और जो आपको कितनी कितनी दूरी पे ऐसा करना है ये भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम सैंड कॉम्पैक्शन पाइल्स के थ्रू भी कॉम्पैक्शन कर सकते हैं ग्रैनुलर सॉइल का। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी गहराई तक आपको कॉम्पैक्शन करना है इतनी गहराई तक हम स्टील पाइप डालते हैं, हॉलो स्टील पाइप डालेंगे, नीचे उसमें एक प्लेट हिंज कर देंगे, और जब ये पाइप हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी गहराई तक चला जाएगा तो ये प्लेट रिमूव कर देंगे और ग्रैनुलर सब्सटेंस
ग्रैनुलर सॉइल इस पाइप में इंसर्ट कर देंगे और पाइप को निकाल लेंगे। जितनी स्पेसिंग पे आपको करना है उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें आप कुछ ऊपर प्री लोड भी डाल सकते हैं, कोई डेड लोड, या तो उससे इसका कॉम्पैक्शन और भी अच्छा या हो जाएगा, सेटल आपका जो सेटलमेंट है वो भी और हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर की लेयर में नहीं, हमें किसी गहरी लेयर में कॉम्पैक्शन करने की ज़रूरत है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जिस गहराई पे हमें कोई लूज लेयर है काफ़ी गहराई पे और उसे हमें कॉम्पैक्शन करने की ज़रूरत है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी गहराई तक पहले खोदें, अर्थवर्क करें, फिर उसको रिफिल करें और रिफिल कॉम्पैक्ट करते हुए रिफिल करें। तो हम एक्सप्लोजिव उस लेयर उस गहराई पे डालें और उनको रिमोट से मतलब ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव डालें, इतना ऐसा एक्सप्लोजिव इतना ही डालें कि जो लूज सॉइल है वो उसके इफेक्ट से कॉम्पैक्ट हो जाए। ऊपर की लेयर को फिर हम वाइब्रेशन के थ्रू या इम्पैक्ट लोड के थ्रू कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत गहराई तक भी हम ज़्यादा कम टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और कम एफर्ट में हम उसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ग्रैनुलर सॉइल्स की या स्थूल कणीय मृदाओं की। अब अगर सूक्ष्म कणीय मृदाएं हैं, कोहेसिव सॉइल्स हैं, तो उसमें हमें किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। तो इसमें हम प्री लोडिंग या डी वाटरिंग भी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जो बारीक मृदाएं होती हैं उनमें कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। पानी अगर उसमें होता है तो पानी जो है सेटलमेंट भी उससे होता है और कंप्रेसिबल भी होती है सॉइल, तो पानी बहुत धीरे धीरे निकलता है। तो हम इस कंसोलिडेशन को फास्ट करने के लिए हम जो है इसमें ऐसा कर सकते हैं कि साइट पे हम कुछ एक 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की सैंड की लेयर डाल के या नॉन वोवन जियोटेक्सटाइल हम डाल के और उस पर लोड अप्लाई कर दें। जितना आप सोचते हैं कि इस लोड से इसका जो कंप्रेस हो जाएगी सॉइल और इसका कंसोलिडेशन हो जाएगा प्रॉपर, तो कंस्ट्रक्शन से पहले ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपका सेटलमेंट भी विद इन सेफ रेंज आ जाएगा और कंसोलिडेट भी हो जाएगी सॉइल। इसके अलावा सैंड ड्रेन्स भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म कणीय मृदाओं में बहुत दफे ऐसा होता है साइड पे हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी बहुत अच्छी होती है पर वर्टिकल परमेबिलिटी बहुत पुअर होती है। तो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी बेटर है, इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं कि हम सैंड ड्रेन्स डाल दें रिक्वायर्ड स्पेसिंग पे। और ये जो सैंड ड्रेन्स हैं, मतलब जैसे हमने 5 मीटर के गैप पे हमने सैंड ड्रेन्स डाली, तो बीच में जो सॉइल लेयर में जो पानी है उसको 2.5 मीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। और इन सैंड ड्रेन्स को हम ग्रैनुलर मीडियम से भर दें, ग्रैनुलर सॉइल से भर दें। तो इसमें जब पानी आ जाएगा तो क्योंकि ग्रैनुलर सॉइल की तो परमेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो नीचे जितनी डेप्थ तक आपने ग्रेन्स दिया है उस ग्रेन में इजीली परकोलेट हो जाएगा और ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो जो कंसोलिडेट भी अच्छे से हो जाएगा, सेटलमेंट भी आपका विद इन परमिसिबल रेंज आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। इस मेथड को हम कई बार वर्टिकल सैंड ड्रेन मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, क्ले सॉइल्स जो होती हैं उनमें हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड से भी कई बार उसमें कंसोलिडेशन में ये कॉम्पैक्शन या उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हम सॉइल में डाल देते हैं, एनोड और कैथोड, और उसमें डायरेक्ट करंट हम रन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्ले में, वो और पानी दोनों ही कैथोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे हम पानी को पंप आउट, इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठे पानी को हम पंप आउट कर सकते हैं। तो इसमें 6 से 9 मीटर तक की स्पेसिंग हम कैथोड की रख सकते हैं और इन बिटवीन सेंटर में हम एक एनोड डालेंगे। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि एनोड इसमें टाइम के साथ करोड हो जाता है और बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इससे और टाइम के साथ साथ क्योंकि एनोड के जो
एटम्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, है ना, चार्जेस की वजह से दे गेट मिक्सड इन द सॉइल, और सॉइल में जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देता है ये मेथड। तो इसको थोड़ा ऐसा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें केमिकल्स ऐड कर सकते हैं एनोड में, जैसे कि सोडियम सिलिकेट ऐड कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। तो उससे ये जो इफ़ेक्ट है ये थोड़ा कम हो जाएगा। बट ये मेथड फिर भी बहुत खर्चीला मेथड है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर बहुत काम में लेनी पड़ती है, और टाइम के साथ साथ इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्ले का जो है टेम्परेचर के साथ उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है, तो हम थर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके नीचे कोई लेयर है जो क्ले की एक लेयर है, और आप उसको आप इतनी गहराई तक आप उसको खोदना नहीं चाहते, और वापस फिल करने में आपको बहुत टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, तो आप थर्मल मेथड यूज़ कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम क्ले को हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो सॉइल ड्राई हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाती है और कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से भी हमें बहुत इंप्रूवमेंट सॉइल में देखने को मिल सकता है, क्ले सॉइल में। 500 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो क्ले का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है परमानेंटली, और उसकी प्लास्टिसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज बहुत कम हो जाती हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि सॉइल बहुत प्लास्टिक है, ये तो रोड हम बना रहे हैं और बहुत सॉइल प्लास्टिक है, ये डिफॉर्म होगी, सेटल हो जाएगी, हाईवी लोड्स आएंगे तो ये डिफॉर्म कर जाएगी, तो आप उसको 500 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करके उसकी प्लास्टिसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक, 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करें तो क्ले पार्टिकल्स फ्यूज हो जाते हैं और वो ब्रिक की तरह हो जाते हैं, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें बोरहोल, एक गड्ढा बारीक करना होगा, होल करना होगा, और उसमें फ्यूल भरना होगा। फ्यूल इसके अकॉर्डिंग कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है या 500 डिग्री तक करना है, 1000 तक, उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूल भरेंगे और फिर उसको बर्न करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो बिना आप एक्सकेवेट करे, कोई आपकी एक लेयर नीचे गहराई पे आ रही है तो उसमें आप इस तरह के जो चेंजेस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसे हम ग्राउटिंग बोलते हैं, और ग्राउटिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। स्पेशली परमेबिलिटी आपको इम्प्रूव करनी है, या रॉक्स में आपके सीपेज हो रहा हो, किसी स्ट्रक्चर में, कंक्रीट स्ट्रक्चर में सीपेज हो रहा हो, या आपके डैम्स में बहुत ज़्यादा सीपेज हो रहा हो, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम ग्राउटिंग कर सकते हैं। तो ग्राउटिंग में हम क्या करते हैं कि एक फ्लूइड सॉल्वेंट, बहुत ही सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन आपका सीमेंट स्लरी भी हो सकता है या कोई केमिकल सॉल्वेंट भी हो सकता है। इसको हम विद प्रेशर इंजेक्ट करते हैं, और जो एयर वॉइड्स हैं आपके मीडियम में, आपके सॉइल में, आपकी रॉक में, उसको ये फिल कर देता है, सील कर देता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और बहुत कंट्रोल्ड वे में आप इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो इसमें ग्राउटिंग में परमिएमीटर, कॉम्पैक्शन ग्राउटिंग, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, अलग अलग तरह की ग्राउटिंग्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही आपके जो सॉइल टाइप है उसके हिसाब से आप ग्राउट जो है, आप क्या मटेरियल यूज करेंगे ग्राउट के लिए, वो सस्पेंशन भी बहुत अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं, ये हम इस ग्राफ में दे सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जैसी हमारी साइड पे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राउट चूज कर सकते हैं। तो ये मेथड हुए ग्राउटिंग। अनदर एक, अच्छा, जैसे राजस्थान में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें वाटर टेबल की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि यहाँ वाटर टेबल इतना नीचे है, हमें कंस्ट्रक्शन में खास कोई कभी दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप ऐसे वाटर लॉगेड एरिया में जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप केरल में कर रहे हैं, आप उड़ीसा में कर रहे हैं, आप कोस्टल एरिया में कर रहे हैं जहाँ समुद्री तट है और पानी का जो लेवल है बहुत ऊंचा है, और आपको वाटर टेबल ऊंचा है और आपको गहराई में कंस्ट्रक्शन करनी है, तो बड़ा ही मुश्किल होती है, और पानी के होते हुए आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जगह जगह बोरवेल्स करते हैं और उनसे पानी हम कंटिन्यूसली पंप आउट करते रहते हैं। तो टेम्परेरीली हम वाटर टेबल को नीचे ले जाते हैं,
और फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि आपके जब सबमर्ज कंडीशन में सॉइल है तो उसकी प्रॉपर्टीज ही बिल्कुल बदल जाती हैं, और आपका पोर वाटर प्रेशर है उसका इफेक्ट, और वो सब बहुत ही कंस्ट्रक्शन करना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर ऐसी सिचुएशन में। तो हम उसको टेम्परेरीली वाटर टेबल को नीचे ले जाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जब तक कंस्ट्रक्शन चलती है तब तक हम इस वाटर टेबल को कंटिन्यूसली नीचे ही रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आजकल जियो टेक्सटाइल्स का भी बहुत इस्तेमाल होने लगा है बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए, या आपके इरोजन बहुत हो रहा है, इरोजन की वजह से आपके सॉइल मास में लॉस हो जाता है, बारीक पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो आप जियो टेक्सटाइल यूज कर सकते हैं, जिससे ये सेमी परमेबल होती हैं, वाटर को ये अलाउ करेंगी परमेट होने जाने के लिए, लेकिन ये पार्टिकल्स, बारीक पार्टिकल्स को रोक के रखेंगी। तो आपका जो मतलब बारीक पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, तो आपकी जो वॉइड्स रेशो है वो बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा, और आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं। आपकी साइट हो सकता है कि ऐसा हो आपको इनमें से कोई 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड एक साथ यूज़ करने पड़े, अलग अलग लेयर के लिए, ऊपर की सरफेस के लिए अलग मेथड, और नीचे कोई आपकी नीचे कोहेसिव लेयर आ रही है या इस तरह का कुछ है, तो आप कई सारे मेथड आपको एक साइट पे यूज़ करने पड़ सकते हैं।